गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी बहनों भाइयों को रक्षाबंधन के इस पावन पवित्र पर्व की दासी लख लख बधाई देती है और सतगुरु निरंकार से यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह इसी तरह भाइयों बहनों की ये जोड़ी बनी रहे। भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते रहें और बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती रहे। दातार सच्चे पातशाह इनको लंबी उम्र बख्शे, इनको हर प्रकार के सुख दे। साथ संगत जी, एक बहन कहने लगी कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि आंखों देखी सच्ची घटना है। सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते हुए दासी आप जी के चरणों में इनकी ये सच्ची घटना रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, ये बहन कहने लगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आते ही मुझे सबसे ज़्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी की राखी के कोरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी, तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट्स, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मेरी मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ जी की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ कागज के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और एक 50 का नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियां और गिफ्ट्स देख लें। पापा डेली की तरह आते ही टेबल पर लंच बॉक्स का बैग रखते ही लंच बॉक्स का बैग और लैपटॉप का बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय बनाते हुए आवाज़ लगाई थी, जया का लिफाफा दिखाना ज़रा। पापा ने कहा कि जया का लिफाफा दिखाना ज़रा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी कोई सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा बिजनेस हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ जी घर चलाती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में बुआ ने डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ जी के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास उसे बिना बताए जाएंगे। जया दीदी के घर। मम्मी तो पापा की इस बात को सुनकर एकदम से चौंक गई थी। मम्मी ने कहा, आपको पता है ना उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी। उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया था और घर में ये सबको पता था कि पापा के बताए हुए फैसले को बदलना बहुत मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली धनबाद टू डेहरी ऑन सोन पैसेंजर से हम सब रोहतास पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर कहते हैं कि घर की परेशानियों ने उन्हें सबसे उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा
पर सिलवटें नज़र आ रही थी। बुआ की शादी का फ़ोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 सालों की परेशानियों ने बुआ को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी सी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही मम्मी पापा कुछ पल देखे जा रहे थे। पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे, अपने बिखरे बालों को संभालने या अस्त व्यस्त पड़े घर को संभाले। उसके घर तो कई सालों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे जमाना पहले ही भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बहुत शौक था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात तो ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित सी सैलरी के बावजूद कुछ ना कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया भाभी मन्नू, तुम सब अचानक आज सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती आवाज़ में पूछा था। आज कई सालों के बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो हम आ गए, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा। आगे से बुआ ने कहा, मम्मी से कहा, भाभी अंदर आओ ना, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जिया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। जया तुम बस पास बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। पापा ने कहा, जया बहन तुम मेरे पास बैठो, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट्स लगाने लगी थी। उधर बुआ जी कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे चारपाई पर अपने भाई के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा श्याम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादरें, रंग बिरंगे डोरमैट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर बहुत सुंदर लग रहा था। ना जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ जी की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ सपना ही लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने के लिए कहा। सभी हैरान थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस से पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से भरा हुआ था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना हम सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार जया के घर सब इकट्ठे होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी हेल्प करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी
बहनों से वो गले मिलते जा रही थी। सब ने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात को सभी एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ सभी ने डिनर किया। फिर बातें करते करते ना जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी जया बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। जया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे कई सालों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक छोटी बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से जया बुआ बीमार थी और आज तक किसी से कहीं भी कहा भी नहीं था, कुछ भी नहीं कहा था। आज सबसे मिलने का ही आशा लिए, आज सबसे मिलने को ही एक आशा लिए जिंदा थी शायद हमारी प्यारी जिया बुआ। हाँ संगत जी, इस स्टोरी से, ये सच्ची घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमें सभी बहन भाइयों को आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए और ये दिन त्योहारों पर अपने भाई बहनों के घर आते जाते रहना चाहिए। कभी भाई बहनों के घर आ जाएं, कभी बहनें भाइयों के घर चली जाएं। इस तरह सभी मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ ये पर्व, ये त्यौहार मनाते रहें और सतगुरु का आशीर्वाद लेते रहें। दासी सतगुरु माता जी के चरणों में बारंबार यही अरदास करती है सच्चे पातशाह सभी के घरों में खुशियां खेड़े हों और सभी इसी तरह सतगुरु के दर पर जुड़े रहें और इसी तरह सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते रहें और सभी भाई बहनों की लंबी उम्र हो। सभी इसी तरह ये पर्व त्योहार मनाते रहें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।